स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल A1 लर्निंग 101 में। तो आज हम चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं इतिहास बुक से। छठी का चैप्टर का जो नाम है वो है अखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक मानव अखेट या खाद्य संग्राहक था। आरंभिक का जो मानव था, सबसे पहले की मानव, वो अखेट था या तो खाद्य संग्राहक था, या तो जानवर का शिकार करके खाता था या फल फूल कंद मूल सब खाता था। मतलब शाकाहारी था या तो मांसाहारी था या दोनों था। ठीक है, इसका मतलब है कि वो भोजन के लिए शिकार करता था। सही बात है। कंद मूल फल इकट्ठा करता था, भोजन के लिए कंद मूल फल भी इकट्ठा करता था और शिकार भी करता था। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह आता था। अब खानाबदोश क्या होता है? तो खानाबदोश का मतलब होता है जिनके जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, जिनको सिर्फ खाना खाने से मतलब हो, उन्हें हम खानाबदोश कहते हैं दोस्तों। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। और आरंभिक का जो मानव था वो घुमंतू था, घुमंतू टाइप का आदमी था। तो क्यों घुमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो खानाबदोश के जीवन के कारण घुमंतू क्यों है, उनके जीवन के कारण। देखिए, कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन का स्रोत समाप्त हो जाते होंगे, इसीलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई आदमी एक ही जगह रहकर हमेशा खाना खाएगा तो कुछ समय बीतने के बाद उस जगह का सारा रिसोर्स जो है, सारा संसाधन वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो क्या खाएगा? इसी के कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता होगा। फिर है, हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसलिए शिकार के नज़रिए से जो लोग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जानवर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, क्योंकि जानवर को कोई अस्थायी आवास नहीं होता है। तो जानवर जब जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तो उसके पीछे पीछे मानव भी जाएगा, क्योंकि मानव ही तो शिकार करता है उन जानवर का ही। तो जानवर जहाँ मिलेगा वहीं पर न शिकार करेगा। उसके बाद है, अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, इसीलिए कंद मूल फल और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत होती होगी। सही बात है दोस्तों। जैसे कि पेड़ पौधे का जो मौसम होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे आम का जो पेड़ है वो आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगा। अगर आप सितंबर अक्टूबर में आएंगे तो वह आम का पेड़ आपको फले फूले नहीं मिलेगा। तो अगर आपको आम खाना है तो आप जून जुलाई में आएंगे। तो यही कारण होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। फिर है, कुछ नदियाँ और तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता होगा। कुछ जो नदियाँ हैं वो जब खूब तेज़ धूप होता है तो नदी सूख जाता है, उसमें हम कोई चापाकल या नल सब तो होता नहीं था दोस्तों। नदियाँ तालाब सभी एकमात्र सोर्स था, पानी का स्रोत था। वो जब सूख जाते होंगे गर्मी में, गर्मियों के कारण, धूप के कारण, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? तो देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग अखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। अखेट खाद्य संग्रह कहने का तात्पर्य है आदि मानव। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियां और हड्डियां के औजार बनाई हों। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। आरंभिक का जो मानव थे, उस समय के मानव, वो अपने कार्यों के लिए पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियाँ का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उनके पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि वो और कुछ बना सकते थे। इसके लिए वो पत्थर लकड़ियों से ही शुरू किए हैं बनाना। ठीक है, तो यह जब पत्थर का बात आया तो हम ये पढ़ लेते हैं, पत्थरों का औजार का उपयोग किस तरह वो करते थे। तो सबसे पहले मांस और हड्डियों को काटने के लिए पत्थर को नुकीला बनाकर मांस और हड्डी को तोड़ने और काटने के लिए वो क्या करते थे, पत्थरों का उपयोग। और है, पेड़ की छाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए, पेड़ की छाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए भी वो लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। उसके बाद है, फल और जड़ काटने के लिए, फल है और जड़ उसको काटने के लिए भी वो लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ औजारों और हड्डियों के लकड़ी से बने हैं हैंडल पे जोड़कर, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ी बनाई जाती थी। लकड़ी के आगे लगाकर पत्थर को नुकीला बनाकर उन्हें हथियार बनाकर जानवर का शिकार करते थे दोस्तों। जब पत्थर की बात आएगी तो पाषाण युग कैसे नहीं आएगा। तो पाषाण युग क्या होता है? तो देखिए, पाषाण युग होता है इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। पाषाण युग वो है
जब मानव का जीवन जो था वो पत्थर पर ही आश्रित था, मतलब 90% कार्य जो है वो पत्थर से होता था मानव के जीवन में। तो उस युग के हम पाषाण युग पढ़ेंगे। अब पाषाण युग को 3 काल में बांटा गया है। कौन कौन सी काल है वो? एक है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो बारी बारी से इसका हम अध्ययन करते हैं। तो पूरा पाषाण काल क्या होता है? देखिए, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। सबसे शुरू का जो काल है उसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह पूरा पाषाण काल 2 शब्द से मिलकर बना है। पूरा यानी प्राचीन, पूरा पाषाण है तो पूरा यानी प्राचीन, तथा पाषाण यानी पत्थर, आपको मालूम है। तो देखिए बन गया पूरा पाषाण। यह काल पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को दर्शाता है। अब पूरा स्थल क्या होता है यह हम आगे पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल की जो अवधि रही है, समय 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पूर्व तक रही है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। वो क्या सब है? तो पहला है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है पूरा पाषाण काल। ये सब आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि ये जो पूरा पाषाण युग है इसमें 90% कार्य जो है इसी में घटता है, पूरा पाषाण युग में। अब है मध्य पाषाण युग। जिस युग में पर्यावरणिक बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ कहते हैं। देखिए, जिस युग में आपको पर्यावरणिक बदलाव मिलेंगे, हरे भरे घास उगने लगे थे, तेज धूप के कारण पर्यावरण में बदलाव आए जिस काल में, उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। और मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम मेसोलिथ है, मेसोलिथ। ठीक है। इस युग की अवधि 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक रहा है। अगर आपको यहाँ पे साल पूर्व समझने में दिक्कत आ रहा है तो ADBC का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। 5 मिनट का वीडियो अच्छे से समझाए हैं ADBC के बारे में। मध्य पाषाण युग के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। देखिए दोस्तों, जब मध्य पाषाण युग चल रहा था तो जो उनके जो आकार थे, हथियार जो थे मानव का, वो बहुत छोटा आकार का था। इसीलिए इन्हें लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। लघु पाषाण, लघु मतलब होता है छोटा, लघु पाषाण काल कहते हैं। अब लघु पाषाण काल देख लीजिएगा आप, नहीं तो वहाँ पे लिखा रहेगा मैक्रोलिथ, मैक्रोलिथ भी लिखा रहेगा। ठीक है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, हंसिया क्या होता है? अगर आप देहात से होंगे तो हंसिया समझ जाएंगे, हाँसू होता है, और आरी जैसे औजार मिलते थे। ठीक है। नव पाषाण युग। नव पाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। जब मध्य पाषाण युग खत्म होगा तब नव पाषाण युग चलेगा। इस युग के कृषि एवं पशुपालन का विकास हुआ। नव पाषाण युग तक आते आते मानव का दिमाग बहुत विकसित हो चुका था दोस्तों, और इस युग में कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान और पाकिस्तान में आता है, यह यहाँ से प्राप्त हुआ है। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन का फसल गेहूँ, और जो है जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में भी पढ़े थे दोस्तों। पाषाण युग के लोग कहाँ रहते थे? देखिए, पूरा पाषाण युग के जो लोग हैं वो मुख्य स्तर पे देखने को मिले हैं। एक है भीमबेटका, जो अभी मध्य प्रदेश में है। ये भीमबेटका क्या था? एक गुफा है। इस गुफा में आपको रॉक पेंटिंग देखने को मिलेगा। रॉक पेंटिंग, पत्थर पे पेंटिंग बनाया हुआ है भीमबेटका में। हुंसुगु अभी कर्नाटक में है, और कुन्नूर की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। कुन्नूर की गुफाओं में सबसे पहले आग का साक्षी मिला था, कुन्नूर की गुफाएं में ही। हुंसगी जो है वहाँ पे पूरा स्थल का औजार सब मिला है। ठीक है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि धूप और हवाओं से राहत मिलती थी दोस्तों। ठीक है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। यहाँ लोग को पानी की कमी नहीं होती थी। इसके साथ ही उन्हें औजार बनाने के लिए पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। यहाँ पे ये जो गुफाएं थे, यहाँ पे पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और पानी की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थल को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तु अवशेष मिलती है, साक्षी के रूप में अवशेष जहाँ पे मिलती है।
इमारतें, वस्तुएं, बर्तन, सिक्के, ये सब उसे पुरा स्थल कहा जाता है। ठीक है। अब उद्योग स्थल किसे कहा जाते हैं? देखिए, उद्योग स्थल ऐसा स्थान को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब देखिए, औजार जहाँ पे बनता था, जो स्थान पर, वो स्थान को उद्योग स्थान कहा जाता है। ठीक है। पत्थरों के औजार का निर्माण, पत्थर के औजार को कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकार मतलब आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ अनुमान लगाए हैं। पाषाण युग के औजार को बनाने में 2 विधियां हो सकती है, आर्कोलॉजिस्ट जी ने बताई हैं। वो पहला विधि है पत्थर से पत्थर को टकराना। इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक वो सही आकार का ना बन जाए। एक पत्थर लेते थे हाथ में और दूसरा पत्थर लेके उन पत्थर से मारते थे और एक पत्थर को आकार दे देते थे। जब ये पत्थर को आकार दे रहे थे तभी चिंगारी निकला और आग का भी पढ़ेंगे हम आगे, आग की खोज में आग निकली। ठीक है। उसके बाद है दबाव सल्क तकनीक। देखिए, इस विधि से क्रूड मतलब होता है जिस पत्थर से औजार बनाना है, जो पत्थर हमारे लिए लाभदायक है, उसे क्रूड कहा जाता है। इस विधि से क्रूड को किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था, फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट कर सही आकार दे दिया जाता था। क्रूड को कोई बड़े भारी भरकम पत्थर के नीचे रखकर उन्हें पीट कर सही आकार देता था। दूसरा विधि है, ये आर्कोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाए हैं ऐसे हो सकता होगा। तो जब ये ऐसे करते होंगे तभी आग का खोज हो गया। अब है आग की खोज। आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी दोस्तों। इससे मानव जीवन अद्भुत ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया। जब घर्षण होता है जंगलों में तो जंगलों में बड़ी भयानक आग लगती है दोस्तों। उन्हीं आग को देखकर लोगों ने भी आग का इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। किसी ने जंगल में लगी आग से जले मांस को चखा होगा, तब उसे पके हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। जब आग से जली भोजन खाएंगे हम तो हमारी एनर्जी खत्म होगा और हमें सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो जब कोई खाया होगा, जब भोजन कोई जल गया होगा उस आग में, तो कोई खाया होगा तो उनका बुद्धि बढ़ा होगा दोस्तों। लोगों ने 2 पत्थरों को आपस में टकराकर आग जलाने का तरीका सीख लिया होगा। ये जो हम आपको 2 बताए हैं यहाँ पे, दबाव सल्क तकनीक और पत्थर से पत्थर टकराने वाला, इनसे लोगों ने सीख लिया होगा आग जलाने की विधि। उसके बाद कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। वहाँ पे बताया आपको। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग की इस्तेमाल करते थे। कुरनूल की गुफाओं में जो लोग रहते थे, इससे पता चलता है कि वो लोग आग का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। पहला है जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते होंगे वो लोग आदि मानव, ये पुरातत्वविदों का कहना है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ी बदलाव आए दोस्तों। गर्मी बढ़ने लगी। इससे परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब गर्मी बढ़ेगी तो घास वाले मैदान भी बढ़ेंगे। इससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी और गाय, मवेशी सब जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी और घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जब घास ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो मवेशी सब की संख्या बढ़ेगी दोस्तों, आपको ये मालूम होगा। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जब ये जलवायु बदल रहे थे तब घास के साथ साथ गेहूं, धान सब उगने लगा था, जौ सब उगने लगा था। उस समय के मानव यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। उसमें जब मानव देखते होंगे प्राकृतिक रूप से उगते हुए इन फसलों को, तो वो सीख गए होंगे कि ये फसल कब उगते हैं, कब पकते हैं, ये सब वो मानव सीख गए होंगे। ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। उस समय में जब वो देखते होंगे कैसे पकते हैं, कब ये सीजन है इनका, तो वो देखते देखते वो सीख गए होंगे और ऐसे खुद करने लगे होंगे। ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे वो कृषक बन गए। जब ऐसे करने लगे वो तो एक कृषि बन गए लोग, आदि मानव। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया है वो कुत्ते की जंगली पूर्वज है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछेगा जो सबसे पहले कौन सी जानवरों को पालतू बनाया गया, तो आप बोलेंगे कुत्ते। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया है दोस्तों। ठीक है। अब आप कमेंट करेंगे कि वो लोग
जो जानवर को आकर्षित करके उन्हें पालतू क्यों बनाते थे? इनको पालतू बनाने के लिए कौन कौन से कारण रहा होगा, ये आप कमेंट करेंगे। अब है शैल चित्र, जिसे इंग्लिश में रॉक पेंटिंग कहा जाता है। पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। इस युग की गुफाएं में कई रॉक पेंटिंग मिली है। भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें मिली है। हमने आपको बता चुके हैं कि भीमबेटका एक गुफा है जिनमें कई सुंदर तस्वीरें मिली हैं। शैल चित्रकला वहाँ पे देखने को मिला है। ज़्यादातर पेंटिंग में जानवरों और शिकार को दिखाया गया है। भीमबेटका में जो पेंटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार और जानवरों को दिखाया गया है। इतिहासकारों को मानना है कि ऐसे तस्वीरों को किसी खास उत्सव पर मौके पर बनाया जाता होगा या फिर शिकार पर जाने से पहले बनाया होगा। देखिए, इतिहासकार ने अनुमान लगाया है कि ये जो वो पेंटिंग बनाए हैं ये किसी खास उत्सव, उनका जो भावना होगा, जो समझते होंगे वो खास उत्सव, जैसे किसी का जन्म हो जाता होगा, इस समय में शादी ब्याह सब तो नहीं होता होगा, तो उनका लिए जो भी रहा होगा उत्सव में वो बनाया करते थे ये पेंटिंग सब, ठीक है। और जब वो शिकार करने के लिए जाते होंगे उससे पहले अपने माइंड में आप जब तैयारी करते होंगे तो वो ये बनाते होंगे दोस्तों, ठीक है। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सके और उन्हें बारे में सोच सके। लोग जब खाली हो रहे होंगे तब उनको दिमाग में आया होगा कि क्यों नहीं पेंटिंग बनाया जाए, इतना सुंदर प्रकृति जो है उन्हें बनाया जाए, तो इस कारण भी वो लोग बनाए होंगे। इस पेंटिंग में यह भी पता चलता है कि लोगों समूह में रहने लगे थे। समूह में रहने से कई फायदे होते थे दोस्तों। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती थी। एक बड़े समूह में रहेंगे लोग तो आपको शिकारियों से सुरक्षा मिलेगी और कई से बड़ी जानवर को भी खा सकते हैं आप। एक समूह में आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकते हैं जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे जबकि महिलाएं गुफा में रहकर बच्चों को देखभाल करती थी दोस्तों। महिलाएं जो है वो कंदमूल फूल इकट्ठा करती थी और पुरुष जो है वो शिकार पर जाते थे, खेत करते थे पुरुष। अब है बुर्ज होम, वर्तमान में ये कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम के जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे अपना घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। देखिए, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता, ये आपको अभी भी है, आपको मालूम होगा मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। देखिए, बोलन दर्रा एक जगह का नाम है जहाँ पे हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है, वही स्थान मेहरगढ़ है, ठीक है, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालतू सीखा होगा। सबसे पहले यहीं पे सीखा था, ठीक है। मेहरगढ़ में चौकार तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। या आप इमेज में देख सकते हैं, इस प्रकार के साक्ष्य के रूप में मिले हैं मेहरगढ़ में, ठीक है। और भेड़ बकरी पालन सीख लिया था उस समय के लोग भी, ठीक है। इसमें 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे गेहूँ रखते होंगे, यहाँ पे जौ रखते होंगे, यहाँ पे चावल रखते होंगे, ऐसे ये भंडारण के काम आते होंगे चौकार के शेप में। उसके बाद है मेहरगढ़। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होती है। उस समय के लोग, आदिवासी लोग थे, उनको आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होती है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। उस समय में मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ये सोच के वो रखते होंगे। आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक आदमी के साथ एक बकरी को रखते थे वो लोग। उनका मानना था कि जब वो दोबारा जीवन होगा तो वो बकरी को खाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।